हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का इसरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग बायोलॉजी में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं जो कि PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए MCQ इसका स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो ब्लड से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है कि ब्लड क्या है। मतलब ये ब्लड के लिए टिश्यू का प्रकार पूछ रहा है कि क्या ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है, नर्वस टिश्यू में आता है, मस्कुलर टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा है? फ्लूइड, तरल संयोजी ऊतक में इसको रखा गया है। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको किस में रखते हैं? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक में। और केवल ब्लड ही नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं, जैसे टेंडन, कार्टिलेज, है ना, एडिपोज टिश्यू, ये सब भी इसमें कंसिडर होते हैं हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो क्या कहता है कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है, बेस है, किस नेचर का है, क्योंकि पीएच वैल्यू ही बताएगा कि वो किस नेचर का होगा। तो 7.3, 7.4, 7.5 या 7.8। ठीक है, आप लोग को भी अटैम्प्ट करना है। ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन सामने आता है तो हम लोग को उसे अटैम्प्ट जरूर करना है। इतना पर्याप्त समय रहता है कि हम लोग उसको कर सके, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं उसे। तो इसमें आप जान गए कि पीएच वैल्यू का मीनिंग किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर 7 है इक्वल तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। और अगर ये लेस देन 7 है, लेस देन 7 तो एसिडिक होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 7 हो गया तो ये बेस नेचर का हो जाएगा। ठीक है ना। तो 7.4 जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखें, इन ब्लड द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा आर, प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? क्या ये 55% है, 45% है, 35% है या फिर 65% है? तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ऑप्शन किया जाए। प्लाज्मा जो लिक्विड वाला पार्ट है वो, तो सही ऑप्शन क्या है आपका? 55%। देखो ब्लड की जब बात करते हैं ना तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं। एक कौन सा पार्ट रखते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? ब्लड सेल, यानी कि जिसे हम लोग कार्पुसल्स कहा करते हैं, कणिकाएँ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कणिकाएँ। अब इसका जो 55% है ना वो प्लाज्मा का पार्ट रखा जाता है, और 45% में कौन होता है आपका? कार्पुसल्स, जो सेल वगैरह हैं। अच्छा, प्लाज्मा में आता कौन है? तो देखिए इसको आगे अगर इसका कंपोजिशन देखें तो वाटर करीब करीब कितना होता है? 90 से 92% तक तो वाटर होता है। बाकी इसमें देखें तो प्रोटीन करीब होती है आपकी 7% के आसपास, और अदर मटेरियल्स को अगर देखें तो वो 1% में आपका होता है। करेक्ट। प्रोटीन में भी कई सारी होती हैं, हम लोग को जानते हैं इसमें कि एक फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कार्पुसल्स में कौन आता है बच्चों? तो इसमें आरबीसी कंसीडर होती है, WBC और प्लेटलेट्स। क्या कंसीडर होते हैं? प्लेटलेट्स। तो ये 2 पार्ट जो हम लोग देखते हैं इसमें कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 है, और इसमें प्लाज्मा और कार्पुसल्स 2 इसके कंपोजिशन जो कहे गए हैं पार्ट। 55% प्लाज्मा है, 45% कार्पुसल्स हैं, और क्या क्या उनके अंदर कंसीडर होता है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लें और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आया ए ऑप्शन, 55%। ओके, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज द आरबीसी आर फॉर्म्ड इन, गर्भस्थ शिशु में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसमें आरबीसी कहाँ बनती है? तो पहली बात की है कि नॉर्मल कंडीशन अगर देखें, गर्भस्थ शिशु ना देखें, नॉर्मल कंडीशन में, जैसे एडल्ट हो गए या पैदा होने के बाद अगर हम देखते हैं जो थोड़े बड़े होते जा रहे हैं बच्चे, तो उनमें कहाँ बनना होता है? तो वो कंडीशन तो बोन मैरो होती है,
वो कंडीशन कौन सी होती है? बोन मैरो। यानी कि अगर आपको केवल ये पूछा जाए कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी बनती है, तो आप कहेंगे बोन मैरो में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन दिया नहीं है, उन्होंने गर्भस्थ शिशु कहा है। एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब कुछ अलग होगा, तभी वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अभी बोन उस तरह से डेवलप नहीं होती। बोन मैरो क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मतलब बोन के अंदर का एक पार्ट। तो जब बोन अच्छे से डेवलप होगी तब ना वहाँ पर बनेगा। तो गर्भस्थ शिशु में उतना डेवलप नहीं होता, तो उस समय वो बनता नहीं है। तो ये काम किससे लिया जाता है? लीवर और स्प्लीन से। ठीक है। बाकी जब वो एडल्ट होगा या जब वो ग्रोथ करने लगता है बच्चा बाहर, तब वो आपका जैसे जैसे बोन डेवलप हो रही होती है तो फिर बोन मैरो में बनने लगता है। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या होगा गर्भस्थ शिशु के लिए? लीवर और स्प्लीन। करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पुलिसमैन ऑफ द बॉडी? अभी कितना बढ़िया क्वेश्चन कहा गया कि इनमें से कौन है जिसको शरीर का पुलिसमैन कहते हैं। पुलिसमैन का मतलब क्या हुआ कि जो शरीर को रोगों से बचाता होगा, लड़ने का काम करता होगा। बाहर से अगर जीवाणु या वायरस, कोई ऐसी चीज़ जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वो अगर एंटर कर गए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? और हम ये जानते हैं कि ऑप्शन में दे रखा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो सही आंसर कौन सा निकल के आएगा? यस बताएं सभी। बिल्कुल सही है। सही आंसर आपका कौन सा निकल के आएगा? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पुसल्स। क्या है फुल फॉर्म इसकी बच्चों? वाइट ब्लड कार्पुसल्स। वाइट ब्लड कार्पुसल्स ये बोला जाता है। ठीक है, ये पुलिसमैन का काम करती हैं। यही हमारे जो बाहर की चीज़ें आती हैं उनसे बचाती हैं, लड़ती हैं और उनको ख़त्म करने का काम करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है मैचिंग का है। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ डिवाइसेस लिखी हुई हैं और सामने उनके ऑर्गन लिखे हुए हैं। पूछना वो ये चाह रहे हैं कि किससे कौन सा रिलेटेड है। जैसे अब इन्होंने लिखा है ईसीजी, तो ये डिवाइस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कौन सा ऐसा पार्ट यहाँ पर है जो इससे रिलेटेड है? ईसीजी में हम किसका मतलब मैपिंग वगैरह करते हैं या फोटो लेते हैं? तो देखो शब्द जो है ना, अब जैसे ईसीजी है तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये तो हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए का 2 हो गया। डबल ईजी किससे है? ये ब्रेन से है। ओके, और ईओजी किससे है? आई से रिलेटेड है। और ईएमजी किससे है? मसल से रिलेटेड है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें कि कौन सा मैच हो रहा है, तो ए का 2, देखो बी, सी और डी तो कंप्लीट खत्म हो गए, आसान हो गया। एक ही ऑप्शन निकल के, अगर आपको सब नहीं भी पता था, 1-2 डिवाइस आप करते तो तब भी चल जाता काम। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रखे गए हैं उनके ऑप्शंस कि जो मैच हो जाए। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया। अब इसमें अगर फुल फॉर्म देखें तो ईसीजी जैसे बोला जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इस तरह से। तो ये जो कार्डियो शब्द है ना, ये हार्ट को बताता है। कार्डियो शब्द किससे रिलेटेड होता है? हार्ट, ये जो बीच वाला है। बाकी 2 टर्म्स तो सब में कॉमन चलेंगे। अब जैसे ई डबल ईजी है, तो आपको पता है डबल ईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो अब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ अगर ये कह रहा है तो इंसेफेलो जो शब्द है ना, इंसेफेलो जो यूज हो रहा है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। जहाँ पे इंसेफेलो आता है तो ब्रेन से हो जाता है। ईओजी क्या है आपका? इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफ। ठीक है, और ईएमजी क्या है? इलेक्ट्रो माइकोग्राफ। तो इस तरह से ये डिवाइसेस इन ऑर्गन से रिलेटेड है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे जो फुल फॉर्म है ना। ये हो सकता है कि नेक्स्ट जब क्वेश्चन आए तो उसमें हमारी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और आप आई होप कि आप लोग इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब कि किसी को भी वो ब्लड डोनेट कर सकता है ना, किसी भी ब्लड ग्रुप का हो उसको डोनेट कर सकता है। तो A+ है, O+ है, O- है या B+ है। ठीक है, तो कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर में आता है? तो सही आंसर आपका कौन सा आता है? O-। देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि कई बार हम लोग O+ को कह देते हैं, लेकिन यूनिवर्सल डोनर किस में आता है आपका? O- आता है।
क्लियर है, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो किसके द्वारा दिया गया था, दैट इज डिस्कवर्ड बाय। रक्त परिसंचरण की खोज की किसने थी, बताया किसने था बॉडी का कि किस तरह से वो फ्लो चलता है। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं वो हैं, या विलियम हार्वे हैं, या रॉबर्ट ब्राउन है, या लिवेनहॉक है। यस, वैसे तो आप लोगों ने चारों साइंटिस्टों के नाम सुन रखे होंगे अच्छे से कि कौन किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आराम से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए कार्ल लैंडस्टीनर की अगर बात करें, वैसे सही आंसर देखो हम लोग कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं विलियम हार्वे। आंसर तो ये हो गया। लैंडस्टीनर साहब किससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहें कि ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले कौन थे, तो लैंडस्टीनर साहब थे। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या बताया था, तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, यानी कि केंद्रक के बारे में। ठीक है बच्चों। और अगर लिवेनहॉक की बात करें, तो लिवेनहॉक के लिए आपने याद रखा ही होगा कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका के बारे में बताने वाले कौन थे, लिवेनहॉक थे। तो ये इजी है, अगर हमें थोड़ा बहुत भी साइंटिस्टों के बारे में पता है कि ये कौन थे, क्या डिस्कवर किया था, तो हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। ओके, तो आई होप कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पढ़िए जरा सभी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ WBC। एक्चुअल में अब ये जानना चाहते हैं कि जो WBC होती है ना, इनमें से कौन है जो WBC में कंसीडर होता है और कौन सा नहीं है। मतलब अगर हमें टाइप्स पता चल जाएं कि WBC में कौन कौन नाम आते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एरिथ्रोसाइट एक्चुअल में क्या है, ये RBC है। अगर हम RBC की बात करते हैं ना बच्चों, तो उसका दूसरा नाम क्या है आपका, एरिथ्रोसाइट्स। ये किसको कहा जाता है, RBC को ही कहा जाता है। ठीक है ना। WBC का नाम क्या होता है, हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, है ना। और प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है, अगर आप ध्यान दें तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें भी अगर जाओगे आप WBC में, तो WBC में फिर आपको कई नाम मिलते हैं टाइप्स में, जैसे मोनोसाइट्स, हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइट। ठीक है। और दूसरा देखें अगर, तो इओसिनोफिल, ये भी WBC का पार्ट है। तीसरा एक होता है बेसोफिल, ये भी WBC का है। इसके अलावा अगर आप जाएं तो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक और देखिए अगर आप, तो न्यूट्रोफिल कहते हैं, न्यूट्रोफिल। तो अगर इनमें से कोई नाम आपको मौजूद हो तो समझ जाइए कि वो किससे रिलेटेड है, WBC से। 5 नाम लिखे हैं, इसमें से कोई भी वहाँ अवेलेबल हो तो वो WBC से पार्ट होता है। अब जैसे एरिथ्रोसाइट है पहला ऑप्शन, ये तो RBC हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा WBC का उदाहरण। बेसोफिल, यस बेसोफिल है, देखो 3rd नंबर पे जो लिखा है, तो बेसोफिल होगा। ओके। क्या थ्रोम्बोसाइट्स होगा, नहीं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स है। ऊपर देखिए प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और क्या इओसिनोफिलिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे इओसिनोफिल लिखा हुआ है, ये स्नोफिलिया हो गया, ये रोग है, ये डिजीज है स्नोफिलिया। ठीक है, इओसिनोफिलिया लिखा है ना, तो ये एक रोग हो गया, डिजीज। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे कि उसने WBC का उदाहरण पूछा था, सही आंसर निकल के आता है बी ऑप्शन। ठीक है, बेहतरीन। आप लोग आगे बढ़ें और इसको नोट कर लें, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको भी नोट करते रहा करें। और जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो केवल देखना नहीं होता है, कॉपी पेन वगैरह साथ में रखा करिए कुछ नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। यस, चले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है कि पल्मोनरी वेन कहाँ स्थित होती है, फुफ्फुसी सिरा कहाँ अवस्थित होती है। असल में क्या पूछना चाह रहा है, ये हार्ट से रिलेटेड पार्ट है ना, ये हार्ट से रिलेटेड है। जैसे अगर हम हार्ट का पोर्शन देखें, तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक लेफ़्ट पोर्शन होता है, एक राइट पोर्शन होता है। अगर ये हार्ट का लेफ़्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है ना, और ये क्या है आपका, मान लेते हैं कि ये आलिंद है और ये निलय है, तो ये लेफ़्ट वाला आलिंद हो गया, ये भी लेफ़्ट। इधर राइट वाला आलिंद हो गया और इधर राइट वेंट्रिकल हो गया, यानी कि निलय। आलिंद मतलब क्या होता है,
ऑरिकल, ऑरिकल आलिंद के लिए शब्द यूज होगा और वेंट्रिकल निलय के लिए शब्द यूज होगा, ठीक है ना। आलिंद के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट्रियम, और या फिर आप यूज कर सकते हो ऑरिकल। और निलय के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं बच्चों, वेंट्रिकल, और या फिर आप वेंट्रिकल ही लिखा हुआ है तो उससे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पल्मोनरी वीन कहाँ होती है। देखिए क्या होता है ना, इधर से ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से एक लगा होता है नली, और वो फेफड़े से लगी होती है। ये नली कहाँ से कनेक्ट होती है, फेफड़े से, फेफड़ा। तो ये फेफड़े से यहाँ से ये कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से ये फेफड़े से होते हुए ये ब्लड जो है वो यहाँ आता है, और यही चीज़ होती है पल्मोनरी वीन। यही क्या होता है आपका, पल्मोनरी वीन होता है बच्चों। पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी वीन कहाँ से है, देखो फेफड़ा है, और फेफड़े और बाएं आलिंद के बीच में लगी होती है पल्मोनरी वीन। तो फेफड़े और बाएं, लेफ्ट आलिंद, तो राइट तो नहीं होगा, राइट नहीं होगा, लेफ्ट वाला पार्ट होगा। तो लेफ्ट ऑरिकल और लंग्स, बिल्कुल सही है। बाएं आलिंद, बायां वाला आलिंद और फेफड़े के बीच में जो होती है वो होती है पल्मोनरी वीन। क्लियर है। यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, फेफड़े से ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पहुँचता है। क्लियर है। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है बच्चों, जरा देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन क्या बोलता है। अ पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट देयर इज नो टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कुड बी गिवन टू हिम। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन चेक करके, ब्लड ग्रुप चेक करके उसको ब्लड देने के लिए समय नहीं है, तो हम उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे दें, क्योंकि हमारे पास समय बचा नहीं है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। तो जो यूनिवर्सल डोनर होगा उसी को दे दिया जाएगा, क्योंकि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, वो माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि व्यक्ति में जब वो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। टैकोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, एक्टिनोमीटर या बैरोमीटर। यस, बताएं बच्चों, जल्दी से आंसर दें कि हम किसका प्रयोग करते हैं। एकदम सही है आंसर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, ब्लड प्रेशर अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है। जैसे अगर हम लोग कहें 120, 90 mm Hg, ये ध्यान रखना है। 120 अगर लिमिट आई है तो एक हाई लिमिट बोला जाता है, 90 लो लिमिट बोला जाता है। तो 120, 90 mm यहाँ पर मिलीमीटर है, और Hg मरकरी है। ये किस लिए है, मरकरी का पारे के टर्म में, और ये क्या चीज़ है, मिलीमीटर। देखिए कई बार क्वेश्चन ने ये भी पूछा हुआ है, यूनिट भी पूछा हुआ है कि जब ब्लड प्रेशर की यूनिट mmHg होती है तो उसमें Hg क्या है। तो बच्चे आप सोच भी नहीं सकते कि वो छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। मैच करना है, देखो क्वेश्चंस पढ़ें, पहले आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर देखें कि आखिर पूछा क्या गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो भी है मैचिंग करनी है। पहला दे रहा है स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप, दूसरा लिखा है स्फिग्मोमैनोमीटर, तीसरा कैरेटोमीटर, चौथा लक्स मीटर। स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप वो जो कान में लगाते नहीं है, आला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हार्ट साउंड सुनने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टेथोस्कोप टू हियर हार्ट साउंड, टू हियर हार्ट साउंड, हार्ट साउंड सुनने के लिए होता है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका क्वेश्चन अभी अभी आया था, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। कैरेटोमीटर क्या होता है, ये सोने की शुद्धता, कैरेट में आप जानते ही होंगे। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता के लिए। तो सही मैचिंग आ गई है आपकी। ए का 2 है, बी का 1 है,
देखो ए का 2, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ए का 2 है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही निकल के आ गया। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, ये अटेम्प्ट हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया लेवल का है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ब्लड सेल, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ब्लड सेल दिया गया है, बोन सेल दिया है, हेयर स्ट्रैंड दिया है, सलाइवा, और ये कह रहे हैं कि सैंपल्स टेकन फॉर डीएनए टेस्टिंग इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन बी। हमें एक अपराध की जांच करनी है और उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमें इनमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं और उससे हम लोग डीएनए की जांच कर सकते हैं। तो क्या केवल ब्लड सेल, बोन सेल, हेयर स्ट्रैंड या सलाइवा, इनमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डीएनए टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? यस बताएं, क्या 1 2 4 है, 1 और 4 है, 2 और 3 है, या फिर 1 2 3 4 सभी? हाँ जल्दी बताएं बच्चों, क्या करें सारे? इसमें तो एक्सपर्ट हैं आप सभी। सही आंसर कौन सा है? 1 2 3 4, ऑल ऑफ दिस, सब ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। व्हेन डज हार्ट रेस्ट, हृदय कब आराम करता है? चलें बताएं कि हृदय कब आराम करता है। कभी नहीं, हृदय कभी आराम नहीं करता। अच्छा, जब सोते हैं तब। बिटवीन 2 हार्ट बीट्स, धड़कनों के बीच, जब 2 हार्ट बीट्स होती है तो उसके बीच का रेस्ट कहा जाता है, या यौगिक आसन करते समय वाइल डूइंग योगा। हाँ बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या दिया जाए? चलिए आप ही लोग जल्दी से बताएं कि क्या कहा जाए। नेवर वाला करें? नहीं, नेवर नहीं, कभी नहीं वाला नहीं दिया जाता। हम लोग बोलते हैं इसको बिटवीन 2 हार्ट बीट्स, 2 धड़कनों के बीच। एक्चुअल में वो रेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 2 धड़कनों के बीच थोड़ा सा समय रहता है। एक फर्स्ट जो बीट आती है ना, सर्कुलेशन चल रहा होता है, सेकंड वाले में थोड़ा समय लगता है। फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो समय लिया जाता है वही कहते हैं कि वो रेस्ट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी है ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोला गया, तो आखिर उसका रेड कलर होता किसकी वजह से है? देखो आरबीसी में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो इसमें एक चीज़ प्रेजेंट है, इसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन में एक चीज़ ये हीम प्रेजेंट है ना, हीम, हीम इसमें प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो 2 पार्ट है, जैसे एक हीम है एक ग्लोबिन है, तो ग्लोबिन तो एक प्रोटीन हो गई, और ये हीम जो है इसमें एक आयरन प्रेजेंट है ना, उसी को हम लोग हीमेटीन भी कह सकते हैं, हीमेटीन, ये चीज़। तो लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमेटीन। हीमेटीन जो मटेरियल है उसकी वजह से होता है। फाइब्रिनोजन तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए करता है, ये प्लाज्मा में एक उपस्थित प्रोटीन है जो खून का थक्का बनाने में मदद करता है, जो फाइब्रिनोजन है। नोट हो गया? आगे बढ़ जाएं? जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, यस 17 को देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ब्लड कॉर्पस्कल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज, कौन सा ऐसा ब्लड कॉर्पस्कल है जो रोगों के खिलाफ लड़ता है? ये तो अभी बात हुई ना बच्चों, देखो कौन ऐसा है जो बाहर से आने वाली चीज़ों को मतलब डिस्ट्रॉय करता है, जो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है। इसी वजह से उसे पुलिस मैन ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्या वो आरबीसी है? नहीं। क्या वो डब्ल्यूबीसी है? हाँ डब्ल्यूबीसी ही है जो पुलिस मैन ऑफ द बॉडी है, और पुलिस मैन का काम क्या है? रक्षा करना। तो हमारे शरीर की रक्षा करने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का है। बेहतरीन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आप सभी का, और साथ में बने हैं, आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से इसका आंसर आप लोग देखें कि क्या है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना है? मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच रेशियो पूछ रहा है। एक डब्ल्यूबीसी पे कितनी आरबीसी? बताएं क्या आंसर दिया जाए। 600 और 1 दिया जाए, 1001, 1150 या 800? बहुत इजी है ये, तो आप लोग अटैम्प्ट कर लेंगे। 601, 600 और 1 का रेशियो है जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जरा उसको देखते हैं। विच ब्लड कॉर्पस्कल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन मदद करता है? देखो आरबीसी तो हो गया, एक रेड कलर आ रहा है, और O2 CO2 ऑक्सीजन का
पूरा परिवहन करना, सर्कुलेट कराना आरबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी ने क्या किया, रोगों से लड़ने की क्षमता दी, जो बाहर से चीज़ें आ रही है उसको नुकसान जो पहुंचा रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। प्लेटलेट्स जो तीसरी वाली ब्लड सेल है वो करती है ब्लड क्लॉटिंग। खून का थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स, जो थर्ड वाला पार्ट है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अब इन्होंने ये भी कहा है कि विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। चलो ब्लड कार्पुसल का तो समझ में आ गया कि प्लेटलेट करता है, लेकिन खून का थक्का बनाने में विटामिन कौन सा हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा निकल के आएगा, ए बी सी के, कौन सा के। एक चीज़ ध्यान रखते हैं हम लोग, अगर हमसे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूछा जा रहा है ना बच्चों, तो ब्लड क्लॉटिंग में एक चीज़ समझ जाइए कि कौन कौन मदद कर रहा है। देखो, एक तो प्लेटलेट्स मदद करती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन, तो ये फाइब्रिनोजन भी हेल्प करती है। तीसरा अगर हम लोग देखें बच्चों तो कैल्शियम भी हेल्प करेगा आपका। और अगर हमें चौथा पार्ट देखें तो हम इसमें बोलते हैं विटामिन के, ये हेल्प करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन मदद करता है। अलग अलग समय में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये चारों याद कर लेने हैं। अगर वो पूछे कि कौन सा ब्लड कार्पुसल्स हैं तो आप प्लेटलेट बता देना। अगर कहे कौन सा प्रोटीन तो आप फाइब्रिनोजन बता देना, प्रोटीन मतलब फाइब्रिनोजन। और अगर कहे मिनरल कौन सा, खनिज पदार्थ सॉरी, तो वो कैल्शियम है। और अगर आपसे कहे कि विटामिन कौन सा तो विटामिन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जिसको आज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग अगली जो हमारी क्लास होगी, अगेन हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसमें ये पूरा चैप्टर हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अगले वाले में हम लोग 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पुरानी जो क्लासेज हैं उसको रिवाइज करते रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद,